सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश स्वामी। आज के साप्ताहिक एपिसोड में जुड़ चुके हमारे साथ रेखा मिस्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसा मानवता चैनल में रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। हमारे साथ में कामिनी पुरेना जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुरेना जी का आज के साप्ताहिक एपिसोड पर। हमारे बीच में प्रकाश सिंह बादल रायपुर धमतरी से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। मेरे यहाँ भी जस्ट स्लाइड भी गो हो गया है और मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे बीच में गिरोधपुरी की धरती से जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं जितेंद्र जांगड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और लगता है दोनों साथी फिर से लिफ्ट हो गए हैं नेटवर्क के कारण। इस समय छत्तीसगढ़ में बारिश है और नेटवर्क कहीं आ रही है कहीं जा रही है। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आज का हमारा 34वीं एपिसोड है, जिसमें बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है कि प्रकृति के अनुरूप हमें जीना चाहिए और इसको अपने जीवन में सजाने की बात उन्होंने कही है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर रेखा जी से आग्रह करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी की 34वीं जो वाणी है, जो छत्तीसगढ़ी में संदेश दिए बाबा जी ने, उस पर अपनी परिचर्चा विस्तार करें। रेखा जी, पटल पर उपस्थित सभी संजनों को मेरा सादर सतनाम और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को सतनाम सादर नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी की 42वीं अमृत वाणी की आज 34वीं कड़ी है, जिसमें बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी में संदेश दिया है कि ये धरती तोरे एकर श्रृंगार कर, अर्थात ये धरती जीवन का आधार है, इसकी सेवा करें। इस दुनिया में जितने भी मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी जन्म लेकर इस धरती माँ के गोद में ही आए हैं। सब धरती हमारे माता समान है। जो भी हम इसमें बोते हैं उसे पोषित करके और उससे कई गुना बृहद हमको उससे पुनः प्राप्त होता है। अन्न, जल, औषधियां, फल, फूल और आश्रय आदि ये सब धरती से ही मिलता है। धरती हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देकर हर पल हमारा पोषण और सुरक्षा करती है। इस धरती पर मनुष्य और सभी जीव जंतु को आश्रय मिला है, इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं और ये हमें प्राकृतिक संसाधन से भी समृद्ध बनाती है। मुख्य रूप से हम मनुष्य धरती पर ही आश्रित हैं। यदि अन्न नहीं मिलता तो मानव और अन्य जीव जंतुओं का जीवन निर्वहन कैसे होता। हम जो भी खाते पीते हैं वो सब इस धरती माता की ही देन है। धरती माता करोड़ों लोगों का बोझ सहन कर रही है, चाहे वह कोई भी जाति धर्म के हो, उसके लिए सब बराबर है, किसी से भेदभाव नहीं करती है। जाति धर्म की दीवार यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो खड़ा करते हैं। हवा, पानी, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। ये धरती सभी की है। बाबा जी ने कहा कि ये धरती सभी की है, धरती माँ स्वरूप है और इसकी सेवा करें। हम सब मिलजुल कर रहें। इस धरती पर जितना मेहनत करेंगे तो वो मनुष्य उतना ही सुखी और संपन्न होगा। और इसके ऊपर मैं कविता के माध्यम से कुछ लाइन लिखी हूँ, उसको बोलना चाहूंगी। माँ धरती कहे पुकार के सुन माटी के लाल, माँ धरती कहे पुकार के सुन माटी के लाल, समभाव सब जाति धर्म पथ हैं भले हजार, समभाव सब जाति धर्म पथ हैं भले हजार। एक चंद्र एक सूर्य है, तारे झिलमिल असंख्य, एक चंद्र एक सूर्य है, तारे झिलमिल असंख्य, बट गए जन्म मजहब में,
कुत्सित हुआ राजतंत्र, बंट गए जन मजहब में कुत्सित हुआ राजतंत्र। जिसकी जैसी भावना वैसे ही उनकी सोच, जिसकी जैसी भावना वैसे ही उनकी सोच, मन में खुदंक रख के पाए न मिस्री भोग, मन में खुदंक रख के पाए न मिस्री भोग। भौतिक बल बलवान है नैतिकता का संघार, भौतिक बल बलवान है नैतिकता का संघार। रक्त रंजित भया धरा मानव मूल्य है शून्य, रक्त रंजित भया धरा मानव मूल्य है शून्य। बाबा जी ने कहा कि धरती का असली श्रृंगार पेड़ पौधे हैं। किसान जो खेती कर अनूप जाते हैं, माली जो धरती को हरा भरा बनाता है, पैसे से जो माली होता है वो दिन रात कितना मेहनत करता है धरती के लिए। जो भी मनुष्य हरे बड़े पेड़ पौधे का रोपण करते हैं वो सही माने में धरती का श्रृंगार करते हैं। किसान बीज बुआई कर, निराई गुड़ाई कर धरती को सुंदर बनाता है, जिससे खेतों में फसल लहलहाने लगता है। पेड़ पौधों की वजह से ही वर्षा होती है और यही वर्षा श्रृंगार या अर्थात हरा भरा अनेकों प्रकार के फसल और पेड़ पौधों को लहलहाता हम देख पाते हैं। धरती अनेकों प्रकार के धन धान्य उपज से सुसज्जित है। धरती का असली श्रृंगार पेड़ पौधे हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे धरती पर वायु और जल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से हमें हरा भरा रहेगा हमारा धरती और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा तथा जल संरक्षण भी होगा। इसलिए पेड़ पौधों का होना हमारे लिए हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध वायु की जरूरत पड़ती है। वैसे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते ही हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। वृक्षों से बीमारियों में लड़ने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है हमारे अंदर वृक्षों की वजह से। और धरती पर हमारे आसपास ऐसे हजारों पेड़ पौधे हैं जिनमें औषधि गुण पाए जाते हैं। बाबा घासीदास जी वैद्यकीय गुण ज्ञान था उनको और वे अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था। उन्होंने कई बार हैजा जैसी बीमारी जैसे सर्पदंश किए बालक को ठीक किए हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियों का वो निदान किए हैं। इसलिए उनके नाम के साथ चमत्कार को भी जोड़ दिया गया था। गिरौदपुरी में आज भी औषधि युक्त पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ पेड़ के फल तो कुछ पेड़ पौधों के छाल पत्तियां औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल पत्तियां और छाल सभी लाभदायक होते हैं। इन औषधि गुण वाले पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों का दूर करते थे बाबा जी। गिरौदपुरी के चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है गिरौदपुरी, अर्थात छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और भौतिक संपदाओं को अपने गर्भ में छत्तीसगढ़ समेटे हुई है। बाबा जी की जन्म स्थली और तप स्थली और कर्म स्थली गिरौदपुरी है। बाबा जी ने तत्व ज्ञान दर्शन के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क और दिलों पर घर किए। उनके द्वारा लिखित अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सतनाम संदेश है अभी गुरुवाणी जो हम पढ़ रहे हैं और जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उनकी कहना चाहिए अनुपम कृति है और उसी के बारे में आगे मैं बोलना चाहूंगी। बाबा जी ने कहा कि धरती के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि किसान कृषि कर उत्पादन करता है और अपना जीविका चलाता है। भारत कृषि प्रधान देश है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कृषि कार्य पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी रहती है। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में धान का रोपाई होता है, बुआई होता है, तो उसमें निंदाई गुड़ाई रोपा का जो कार्य होता है उसमें महिलाएं पूरा उनकी भागीदारी रहती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, कार्य करती हैं। पुरुष बुआई का कार्य करते हैं, नांगर बखर से पुराने समय में करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आधुनिक कृषि
ट्रैक्टर वगैरह ने ले लिया है तो जीवन थोड़ा आसान हो गया। अर्थात दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। मेहनत मशक्कत से फसलें उगाते हैं, तब कहीं जाकर हमको अन्न मिल पाता है। चाहे बारिश हो, ठिठुरते ठंड हो, गर्मी हो, तीनों मौसम में किसान अथक परिश्रम करते हैं, तभी विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, चाहे अन्न हो, फल, हर मौसम में हम खा पाते हैं। ये सब किसान की मेहनत की ही बदौलत है। अन्न का एक दाना उसके खून पसीने की कमाई की गवाही देता है, क्योंकि पथरीले जमीन को भी वो उपजाऊ बना देता है। अन्न उगाकर पूरे देश का भूख शांत करता है, इसलिए किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। किसान मिट्टी के उर्वरा शक्ति को नियमित करते हैं और हमारा जो वातावरण है उसको भी संतुलित रखता है। किसान प्रकृति के संरक्षक हैं। किसानी कार्य, खेती के गुण, उनके समर्पण की भावना उन्हें समाज का एक सम्मानी व्यक्ति बनाते हैं। खेतों से उन्हें जो भी फसल प्राप्त होता है, उन्हें बेचकर वो साल भर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। आगे कहना चाहूंगी कि मनुष्य जितने भी मतलब पशुपालन करते हैं, वह सब धरती पर उगे अनाज पर ही निर्भर करते हैं, चारा पर निर्भर करते हैं। कृषि उत्पादन में सहायक मवेशी या दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन किसान करते हैं। ये सभी पशु शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य आहार हरे चारे, सूखे चारे और पेड़ पौधों की पत्तियां अथवा दाना आदि होता है। ये सभी हमें खेती उपज से ही प्राप्त होते हैं। किसान अपने और देश के लिए अन्न का व्यवस्था करते हैं, साथ ही पशुओं का भी भोजन अर्थात चारा की व्यवस्था करते हैं। चारागाह अभी वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि उस जगह पर बड़ी बड़ी जो इमारतें जो बन रही हैं, अभी वो इमारतें बन रही है, इसलिए जगह जो है चारागाह कम हो गया है, देखने को मिलता है। और इस धरती में हमें आवास की सुविधा, यातायात की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा और उद्योग इत्यादि भूमि बहुतायत मतलब उपयोग होता है मानव के द्वारा। ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सुंदर एवं मनोरम घाटियां हैं, जो पहाड़ को जीवन बनाते हैं। ये मुख्य तत्वों से पेड़ और पानी दोनों की वजह से है। वृक्ष से पानी, पानी से अन्न तथा अन्न से हमें जीवन मिलता है। जहाँ वन होता है वहीं जीव और जीवन भी होता है। बिना पहाड़, एकदम कहना चाहिए कि बिना पहाड़ के अधूरा होता है। पहाड़ों के कारण ही नदियों का बहना जारी है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता और जल ही जीवन है। वर्षा का जल का स्रोत है, मुख्य रूप से वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत है। बेमौसम बरसात कृषि के लिए अनेकों मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बेमौसम बरसात से अतिवृष्टि, फलों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है। और ममता में मिनी माता जी ने अपने कार्यकाल में हसदेव और बांगो बांध का निर्माण करवाया था और खेती अन्य उपयोगी जरूरतों का जिसके वजह से पूरा होता है आज भी। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। सत्यनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज की इस परिचर्चा पर आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब। मैं आज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पहली बार प्रकाश सिंह बादल जुड़ गए हैं धमतरी से। मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस विषय पर जो 34वीं कड़ी है उस पर अपनी विचार रखें। प्रकाश सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सभी भाइयों को। जय सतनाम। ये अपनी बात रखें प्रकाश सिंह जी आज के विषय पर। ये क्या है, मुझे बाहर से आया हूँ, मुझे समझ नहीं आया पूरा।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो आप हमारे तो साथ बने रहे हैं। बहरहाल मैं आज हाँ की हाँ, इस सुनने परिचर्चा के को लिए आए हैं। आगे अच्छा। बढ़ाते हुए मैं राजेंद्र बंजारे साहब, आज ड्यूटी जाना नहीं है आपको? अगर आप व्यस्त होंगे तो फिर मैं आपको पहली प्रतिक्रिया ले लेता हूँ फिर दोबारा। हेलो, अपनी आवाज को म्यूट करें राजेंद्र सर। मैं कामिनी पुराना जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें, कामिनी पुराना जी। दे सकते हैं तो जी सर, जी। मुझे पहले दे सकते हैं। आज ड्यूटी जाना ठीक है। है क्या आपको? नहीं सर, मैं बैंगलोर में हूँ अभी। अभी फुर्सत है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, फिर आप बने रहें हमारे हो साथ। जाएगा, हो मैं जाएगा, ठीक है। ठीक है, कामिनी पुराना जी अपनी विचार रखें आज के इस पटल पर। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है, ये धरती तोर एखर सिंगार कर। इस पर परिचर्चा करने से पहले मैं धरती माँ के लिए अपनी रचना के माध्यम से 2 लाइन कहना चाहूंगी सर। चारों स्वागत है। तरफ पेड़ पौधे, चारों तरफ पेड़ पौधे फैली इसकी हरियाली है। चारों तरफ पेड़ पौधे फैली इसकी हरियाली है। गीत गाते पशु पक्षी झरने, गीत बोल गाते जाएगा क्या, पशु नेक्स्ट। पक्षी पक्षी झरने, हर तरफ फैली इसकी खुशहाली है। चारों तरफ पेड़ पौधे फैली इसकी हरियाली है। गीत गाते पशु पक्षी झरने, हर तरफ फैली इसकी खुशहाली है। मैं गर्व करती हूँ, मैं गर्व करती हूँ ऐसी भारत भुइयां की माटी पर। मैं गर्व करती हूँ ऐसी भारत भुइयां की माटी पर। धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर। धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है। अनेकता में एकता इसकी यही विशेषता है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है। अनेकता में एकता यही इसकी विशेषता है। मैं गर्व करती हूँ भारत भूइयां की संस्कृति पर। मैं गर्व करती हूँ भारत भूइयां की संस्कृति पर। धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर। धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर। बाबा जी कहते हैं कि ये धरती तोरे एखर श्रृंगार कर, अर्थात ये धरती आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, इसका श्रृंगार कीजिए, अर्थात देख रेख कीजिए। बाबा जी धरती के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि धरती से ही हमें भोजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, रहने के लिए आश्रय, ईंधन, दवाएं, फर्नीचर, जीवन जीने के लिए सुरक्षा अति आदि प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धरती हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह सब कुछ भी प्रदान करती है जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। धरती हमारी माँ है, धरती हमारी पालन करता है, हमारे जीवन के लिए सभी आवश्यक पदार्थ है धरती माँ से ही हमें, धरती माँ ही हमें उपलब्ध कराती है। हमें इसकी सम्मान करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी श्रृंगार करनी चाहिए, बचपना इसे इसे सुरक्षा चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित वातावरण में रह सके। पृथ्वी हमारा घर है, यह एक मात्र ग्रह है, यह एक खूबसूरत जगह है। हमें इसकी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, पृथ्वी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इसकी श्रृंगार करना चाहिए। इसका श्रृंगार है हरे भरे पेड़ पौधे लगाकर इसे सुंदर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जल संरक्षण करके, कम केमिकल इस्तेमाल करके, बिजली कम इस्तेमाल करके, वायु प्रदूषण को कम करके या कचरा प्रबंधन करके इसकी सुंदरता को बनाए रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। मैं ये उदाहरण देकर भी बताना चाहूंगी सर कि कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री को कानों में बाली, नाकों में नथनी, माथे में बिंदी, गले में हार, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ी पहना दिया जाए तो और भी सुंदर लगेगी। वैसे ही धरती की सुंदरता, कल कल करती हुई बहती हुई नदियां, पहाड़ों से गिरते हुए झरने, आसमान को छूते हुए पर्वत पहाड़, हरे भरे पेड़ पौधे, गीत गाते हुए पक्षी, उछल कूद करते हुए जानवर, महासागर, धरती, ये सब धरती के अंदर दबे हुए खनिज संपदा आदि इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिसे सुरक्षित रखकर इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाया जा सकता है। आज
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसका दोहन किया जा रहा है, इसकी सुंदरता को मिटाया जा रहा है। नदियों में कूड़ा करकट, मलमूत्र, पॉलीथीन आदि को बहाकर नदियों को गंदा किया जा रहा है। पेड़ पौधे को काटकर पशु पक्षी के आश्रय को छीना जा रहा है। जानवरों को मारकर उनके खाल को बेचा जा रहा है। विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उनको धरती को बंजर बनाया जा रहा है। उपजाऊ भूमि को कीटनाशक दवाओं को उपयोग कर उसे खत्म किया जा रहा है। खनिज संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है अंधाधुंध पेड़ पौधे को काटकर। आज विश्व भर में हर जगह प्रकृति का दोहन, शोषण किया जा रहा है। इसी कारण आज बारिश कम हो रही है और इसी के कारण बेमौसम बरसात या कहीं पे सूखा, कहीं पे अकाल ऐसा देखने को मिल रहा है। वातावरण में परिवर्तन आने लग गए हैं। इसलिए वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है। मैं 2 लाइन रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि धरती की अगन को केवल आसमान समझते हैं। धरती की अगन को केवल आसमान समझते हैं, इसलिए तो बूंदे बनकर धरती पर टपक पड़ते हैं। धरती की अगन को केवल आसमान समझते हैं, इसलिए तो बूंदे बनकर धरती पर टपक पड़ते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी, आपने बहुत सारगर्भित विचारों के साथ, शब्दों के साथ आज इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। आप हमारे साथ बने रहे। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि वो इसमें बेंगलोर में है और वहां से आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे सर। आज के 34वीं कड़ी पर आप अपने विचार रखें। जी सर, साहिब सतनाम। वाहेगुरु जी की सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हुए सभी संतों को और जो वॉइस ऑफ मानवता को निरंतर जारी रखे हमारे जो प्रचारण करने वाले संतों को सादर नमन और गुरु बाबा घासीदास जी को नमन करते हुए गुरु बाबा घासीदास जी के 42वीं कड़ी जो अमृतवाणी के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से आज 34वीं एपिसोड जिसको हम कड़ी के रूप में जानते हैं, ये धरती तोरे एकर सिंगार कर, अर्थात धरती या पृथ्वी आपकी है, इसे संभाल कर रखे। संभालने के लिए, क्योंकि धरती जो है बहुत ही जीवनदायिनी है। हमें सबसे पहले ये 4 तत्वों का जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हम जाने। सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है हवा, जिसको हम वायु के नाम से जानते हैं। ये वायु जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होता है। यह ऑक्सीजन हम तक पहुंचता है और इस ऑक्सीजन के माध्यम से जो चीज हम खाते पीते हैं वह जो है हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे श्वसन नली के द्वारा नाक की द्वार से बाहर आती है, जो बाकी जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह पेड़ पौधा उनका उपयोग कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस वायुमंडल में 16% ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसको हम कैसे दुरुस्त करें या रहने लायक हमारे जीवन बाकी प्राणियों के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उनको महत्व में देखते हुए काम करें। दूसरा जो होता है पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक पानी प्राप्त नहीं होगा, पूरी पृथ्वी में लगभग 70% जल ही है। और इस जल में वैसे तो हम जानेंगे, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि धरती का कैसे बना, क्या बना, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं एक बताना चाहूंगा, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से ये बना था। और ये धरती को बिग बैंग थ्योरी को संभाल कैसे बनाया गया, कैसे बनी, ये बहुत ही संक्षिप्त में कह सकते हैं। यह धरती यानी पृथ्वी की उत्पत्ति में वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग
5 अरब साल पहले अंतरिक्ष एक गैसे के रूप में मिला था और वहां पर एक भयंकर विस्फोट हुआ था। और सूर्य के कारण जब विस्फोट होने से एक गैस जो है टुकड़े टुकड़े में बट गए, डस्ट का पार्टिकल थे और पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे कण थे। ये जो है अत्यंत आपस में फिर जुड़ने लगे। बाद में जिसको हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो भी एक संक्षिप्त में जानकारी देना चाह रहा हूँ। और एक सोलर सिस्टम का जन्म हुआ और लाखों साल बाद यह धरती हम सब के लिए जीवन के लायक बन पाया ये। और लगभग ये पृथ्वी का तापमान उस समय 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उस समय धरती में सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टाने और जहरीले पदार्थ ये सब पाए जाते थे। इससे क्या होता है कि लगभग 20 गुना अधिक होती थी इनकी, जो जैसे बंदूक की गोली होता है उनसे 20 गुना अधिक होती है। इस तरह से ये पृथ्वी के सतह में टकराया और टकरा कर हजारों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद के रूप में बन गया। और बाद में जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, ये चट्टान के रूप में थे, वो टकरा करके चंद्रमा बन गया, जो हमें पृथ्वी के उपग्रह के नाम से जानते हैं। इस वो हम जैसे नमक की साल्ट होता है वह एक बनता गया, और नमक की साल्ट में पानी की मात्रा होता है, समुद्र के रूप में हुआ। और ये चट्टाने बाद में धीरे धीरे करके लावा के रूप में उत्पन्न हुआ। लावा से ज्वालामुखी और बहुत सारे गैस निकले, ये हमारे पृथ्वी को नुकसानदायक पहुंचाने का काम करते रहे। इस तरह से ये वायुमंडल का जो है और जल का है बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्मी भी कैसे पैदा हुई, सूर्य के पास होने के कारण गर्म हुआ। ये लावा के रूप में अनेक सारे अवशिष्ट पदार्थ हुए। तो ये पृथ्वी जो है एक गर्म से, और पानी समुद्र के कारण समुद्र में टेम्परेचर बढ़ गया और उसके कारण जो है ये वाष्पीकृत होने लगा। वाष्पीकृत होने से जल स्तर कम होने लगा। फिर वायुमंडल तैयार हो गया वर्षा की बूंद के रूप में, वहां से फिर गिरना चालू हो जाता है, तो ये पानी प्राप्त हुआ। अब आग की उत्पत्ति जो सूर्य के पास में है वो आग की उत्पत्ति हो जाता है, गर्मी है। अब ये 3 महत्वपूर्ण है, हवा, पानी, मिट्टी और आग। हवा, पानी, मिट्टी और आग, ये चारों जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हम संरक्षण करने के लिए, तो जिससे हम पृथ्वी पे जो हमारे सभी जीव जंतुओं का उत्पत्ति हुआ है, खास करके मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास जी ने इसका पर्यावरण के विशेष रूप में ध्यान दिया गया, क्योंकि पृथ्वी से हम जो है भोजन प्राप्त करते हैं, धान, चावल, गेहूं, है ना, बाकी चीजें हवा, ऑक्सीजन के रूप में भी प्राप्त करते हैं। तो उनको संवारने के लिए किस तरह से क्या क्या किए हैं उनका मैं संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपस में मानो हर मनुष्य को गुरु घासीदास जी ने बोला आपस में प्रेम, श्रद्धा और प्यार आदि भावों को एक जंग लगाकर धरती को स्वर्ग या धरती को रहने लायक बना सकती हैं। दिल में ऊंच नीच की भेद भावना को दूर करने का काम, और वैर भाव, ईर्ष्या आदि के बिना आपस में सहयोग के साथ रहकर धरती को हम जीने लायक बना सकते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना से रहकर धरती को हम स्वर्ग या जीने के लायक बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे देश में आतंकवाद को खत्म करना है, नक्सलाइट को खत्म करना है, तभी हम भाईचारा को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या आप और हमने भूमंडल की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति को देखकर चिंतित हैं? इसके बचने के लिए वह सब करने को हम सब तैयार हैं क्या, जो आप कर सकते हैं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे हमारे महासागर हैं और धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं प्राणियों का एक खतरों के बीच बढ़ते जा रही है। यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर हम जो है इसको सुरक्षित करना किस दिशा की तरफ जाएं। कभी ऐसा भी लगता है कि एक इंसान के प्रयास से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनके हम माध्यम से
आप और हम सब मिलकर वास्तव में इसका महान काम को सकारात्मक भागीदारी कर सकते हैं। जैसे कि पानी के बारे में हम कह सकते हैं, घर में पानी का संरक्षण करना। अब घर में हम कैसे पानी का संरक्षण करें? भूमंडल के बिगड़ते हालत के लिए सभी जिम्मेदार हैं, हमें ऐसे कदम उठाना है जिसमें पानी का उपयोग कम से कम हो। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी की कमी हो, तो यह काम आपके क्षेत्र के वातावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सबको सुनिश्चित करें कि किसी भी नल से पानी टपकते रहते हैं तो उसे दुरुस्त करके, क्योंकि उसे पानी की बहुत बर्बादी को हम रोक सकते हैं। इसी तरह से और आगे हमें लगता है कि जैसे बर्तन घर में साफ करते हैं, तो हमारी माता बहनें जब बर्तन साफ करती है, हम साफ करते हैं, तो नल को टूटी को चालू कर देते हैं और उसी बर्तन में धोते हैं। इसका इंतजाम करें कि वैसे बार बार पानी की खपत कम से कम हो। जैसे वॉशिंग मशीन का भी उपयोग करते हैं, पानी भर गया फिर भी टूटी बूंद बूंद करके पानी टपकते रहता है, उनको भी हम बंद करके अपन उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बाग बगीचे में जितनी जरूरत है उतने से ज्यादा पानी को उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्रश करते समय हमारे भाई लोग या हम सभी जो नल को खुला कर देते हैं, जितनी जरूरत है उसको कम से कम उपयोग करें। और दूसरा है कम से कम केमिकल का उपयोग करें। ये केमिकल जो होता है ये हमें बहुत ही नुकसानदायक होता है धरती को कम करने के लिए, साथ साथ हमारे शरीर को। और ये केमिकल कहाँ से आते हैं? शरीर, घर, कार, अन्य चीजों के धोने के लिए जो केमिकल का उपयोग में लाए जाते हैं, वो नालियों के रास्ते से निकलकर घास के द्वारा सोखने के कारण ये आपूर्ति की जा रही है, जल में आ जाते हैं, क्योंकि इन कामों के बहुत असरदार नतीजे होते हैं केमिकल के। तो इस वजह से जलमार्ग और जलीय जीव जंतु को बड़ा नुकसान होना चालू हो गया। यह केवल इंसानों के लिए नहीं, बाकी सभी जीव जंतु के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इनका नितांत यानी कम से कम केमिकल का उपयोग हमें करना चाहिए। तीसरा और कह सकते हैं, हानिकारक कूड़े को सही तरीका से डिस्पोज करना। जो मनुष्य के द्वारा वेस्ट पदार्थ है, जो चीज हम उपयोग करते हैं, वो इसको डिस्पोज सही जगह नहीं करते, इससे हमारे चौक हो जाते हैं। और चौक हो जाने के क्या ना, पानी की बर्बादी होती है ना, हवा के भी बर्बादी, हवा भी प्रदूषित होता है। तो ये जैसे कि बर्बादी का कारण क्या है? पेंट है, मोटर ऑयल के जो है अमोनियम है, अन्य विभिन्न प्रकार के केमिकल जो है नाली में बह करके जल को दूषित कर देते हैं। इस जल को दूषित करने वाले को कारण को हम सबको पहचानना है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए हर इंसान का, हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। इसी तरह से आज के समय में आधुनिक युग में व्यवसायीकरण और औद्योगिक क्षेत्र में भी जल का बहुत प्रदूषण होता है। इनसे हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार हम मनुष्य का है, ये पर्यावरण। इसको दूर करने के लिए हम सबको पर्यावरण संस्था के सदस्य बनना चाहिए। हम पानी का संरक्षण कैसे करें, वायुमंडल को कैसे करें और रोक कैसे पाए, जैसे नदियां हैं, झील है और बड़े बड़े महासागर को स्वच्छ रखने की दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं, उनके बारे में भी हमें करनी चाहिए। और जैसे कि हमारा देश या छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश जो है तालाब, नदी और छोटे छोटे झीलों के द्वारा हम पानी का उपयोग करते हैं। उस किनारे को साफ सुथरा रखें ताकि हमारे लिए वो उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण रहे। पानी को स्वच्छ रखने के प्रयास के ज्यादा से ज्यादा लोगों को से हम मिलते रहें, जुलते रहें और इसको हम संरक्षण प्राप्त करते रहें। इसी तरह से वायु है, वायु संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जैसे बिजली, हम बिजली जो पैदा जो करते हैं तो उसमें क्या है, जैसे वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। स्टीम यानी कोयले को जलाते हैं, वो स्टीम भाप बनाते हैं, वायु प्रदूषित होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो हमारे वायुमंडल को, ओजोन परत को खत्म करने का काम करता है, उनसे भी हमारे और प्राकृतिक गैस उत्पन्न होते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करने का काम आता है। तो इनको जो है वायुमंडल में
दूषित हवा को छोड़ने के पहले वो फैक्ट्री मालिक को या जैसे भी है औद्योगिक क्षेत्र व्यवसाय लोग को एक सख्त हिदायत दी जाती है जो गवर्नमेंट के तहत हमें करना चाहिए। और घर में पानी जब जैसे गर्म करते हैं, बिजली का उपयोग खपत होता है कम, इतना महत्वपूर्ण चीज है, उसके बिना हमारा उपयोग नहीं हो पाता है। उस बिजली के खपत को भी हम कम कर सकते हैं ताकि वायुमंडल में हमारा सहयोग बना सके। जैसे हमारे घर से बाहर निकले तो पंखा लाइट चालू सब करके चले गए, वॉशिंग मशीन का हीटर का सब चालू करके चले गए। तो वो बिजली के पावर जो होता है, सोलार पावर को उपयोग करना चाहिए आज के समय में रोशन के लिए। जैसे ठंडी के दिन में हमें धूप की जरूरत पड़ती है, हीटर ला के छोड़ दिए। तो इसी तरह से और बहुत सारे जो कारण से होते हैं जो वायुमंडल को बहुत ही दूषित करते हैं, तो उसको संवारने का काम भी है हम सबका बहुत जवाबदारी होता है। जैसे कि अभी हम सब, मैं अभी बेंगलोर में हूँ तो मुझे पता चला इतनी भीड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी है। हमने बेंगलोर से बेंगलोर आने में कम से कम जो है 20 किलोमीटर को 2 घंटा लग गया मुझे आने। तो इस तरह से जो हम जो है ज्यादा से ज्यादा यह सामूहिक जो है उसका उपयोग करें, साइकिल का, पैदल का या बसों आदि का उपयोग करके हम उस प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे जो आसपास में स्थानीय जो सामान जो पैदा प्राप्त होता है उनका जो है उपयोग करें। सब्जी है और अन्य कपड़े हैं स्थानीय दुकान से लें ताकि हमसे कम आने जाने की जरूरत पड़े, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो प्रदूषित होता है उनको हम रोक सकते हैं। इस तरह से वृक्षारोपण के माध्यम से हम उसको पौधा लगा करके उसको सहयोग कर सकते हैं, और बाकी जीव जंतुओं की हम रक्षा कर सकते हैं। केमिकल अगर डालते रहेंगे, उपयोग करेंगे, बाकी जीव जंतु भी मर जाएंगे। तो हमें जो इस धरती से जो भोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसको वायुमंडल पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग हम संरक्षित कर सकते हैं। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ साहब साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश बंजारे साहब। प्रकाश सिंह जी आप लिफ्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है आपको नींद आ रही है, आप नहीं, प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं। बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। सुन रहा हूँ, नहीं आज सुन के रहा हूँ। नहीं, आप अपना वीडियो बंद कर दें फिर आप। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए रेखा कौशिक जी से फिर से आग्रह करता हूं कि हमारा समय मुश्किल से 5-7 मिनट बचा है, तो इस पर मैं संक्षिप्त में और सारांश में अब की बार जो दोबारा अवसर मिल रहा है उस पर अपना समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। रेखा कौशिक जी जी। धरती माता हमें धैर्य रखना और स्थिरता बनाए रखना तथा परोपकार करने की सीख मिलती है धरती माता से। और बड़े बड़े महापुरुष हैं, ऋषि मुनि, साधु संत है जो इस धरती पर जन्म लेके आए, वो इसका मतलब उदाहरण पेश करते हैं। वो उसमें धैर्यता, स्थिरता, परोपकारी के गुण उसमें विद्यमान है। उन लोगों ने सह पालन किया उसका। और मनुष्य की पहचान उसकी बोलचाल, रहन सहन और उसके व्यवहार से होती है। क्योंकि उदंड होना तो आसान है, लेकिन सज्जन और व्यवहार कुशल होना उतना ही कठिन है। माँ के गर्भ से न तो कोई व्यवहार कुशल होकर आता है और न ही उदंड होकर आता है। हम सभी लोग सामान्य स्थिति में यही जन्म लेकर आते हैं। जिनके घर का वातावरण शांत और सुंदर होता है और जिनके घरों में बड़े छोटे का लिहाज किया जाता है, ऐसे घर के बच्चे सुशील, सुंदर, संस्कारी और अनुशासन प्रिय होते हैं। बच्चों के चरित्र का निर्माण उसके घर के वातावरण और दोस्तों के संगत ऊपर ही निर्भर करता है। व्यवहार कुशल होना जीवन का सुखद मार्ग है। बाबा जी ने कहा, प्रेम तथा सहानुभूति का सद्व्यवहार पाकर बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं, और नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत बनेगा। बाबा जी ने कहा कि पराई स्त्री को माता बहन समान मानो और पराई स्त्री को पूज्य मातृत्व के भाव से देखो, क्योंकि स्त्रियां की सदा सम्मान करो। कभी भी कोई स्त्री के लिए अपमान सूचक बातें न निकालो, क्योंकि बोलचाल में उनसे पूर्ण शिष्टता का व्यवहार करें। माँ, धरती माँ और कोई भी स्त्री
का हमें हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। मनुष्य का जीवन सार्थक तब होगा जब हम अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए भी जीना है। केवल अपना उपकार नहीं परोपकार भी करना है। यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है और ऋण भी, जो हमें अपने समाज और अपनी मातृभूमि के लिए चुकाना है। इसके आगे कहना चाहूंगी कि वनों की जो कटाई हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में ज्यादा हो रही है। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण कर लेते हैं और हमें वायु ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में देते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके। नीम, आंवला, हरड़, तुलसी, पान के पत्ते आदि औषधि गुण पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग को दूर करने की इसमें क्षमता होती है। वनों की कटाई से वन्य जीवों के आवासों पर भी मानवों के द्वारा अतिक्रमण बढ़ने लगा है और वन्य जीवों पर खाद्य का संकट भी गहराने लगा है। और अब ये वन्य प्राणी मनुष्य के बसाहट वाली जगहों पर खाने की तलाश में भटकने पर मजबूर हो गए हैं। वन्य जीव घर से बेघर होने पर असमय मृत्यु का उनका कारण भी बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से सूखा, जंगल में आग, गर्मी की लहरें आदि में बढ़ोतरी होने लगा है। इससे बचने के लिए गाड़ियों का उपयोग कम करें और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ को लगाएं। मौसम का असर सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। खेती पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है और मजबूर होकर किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकांश भागों में कृषि का कार्य किया जाता है। इस ओर सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है ताकि कोई भी अन्नदाता, कोई भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कामिनी पुराना जी से आग्रह करता हूँ कि आज के विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी जी, जय सतनाम सर। पुनः आप सभी को सादर नमन। मैं प्रत्येक व्यक्ति का कहना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। मैं तो कहूंगी कि हर सुख दुख के अवसर पर पेड़ पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह दिन अपनी पृथ्वी को बचाने, सहेजने और श्रृंगार करने का संकल्प का दिन है। समय के साथ नई चुनौतियों के बीच प्रकृति और पृथ्वी को बचाने की जरूरत महसूस होती है। इनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके खिलाफ कदम उठाने के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित है। पृथ्वी के महत्व को बताने, जागरूक करना और इसका सम्मान कैसे करें, लोगों को सिखाना, अपने आसपास सफाई करें, इसे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अधिकारियों एवं समाचार पत्रों पर पत्र लिखें, उपजाऊ भूमि पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम करें, धरती को स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प लें, सामग्रियों अर्थात संसाधनों का पुनः उपयोग का प्रभावी तरीका खोजें, ऊर्जा का संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, वायु प्रदूषण को कम करें, कचरे का प्रबंधन करें। इस प्रकार लोगों को में जागरूकता लाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लोगों को समझदारी या इसके बारे में आकर्षित करने के लिए कि धरती माँ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इसकी कैसे संरक्षण करना चाहिए, इस प्रकार पृथ्वी दिवस के दिन मनाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। मैं अंत में लोगों से कहना चाहूंगी अपनी रचना के माध्यम से, सर, जब पर्यावरण की होगी हानि, जब पर्यावरण की होगी हानि, पीने के लिए न रहेगा पानी, जब पर्यावरण की होगी हानि, पीने के लिए न रहेगा पानी, कैसे होगा जीवन का विकास। जब पर्यावरण की होगी हानि, पीने के लिए न रहेगा पानी,
कैसे होगा जीवन का विकास, रोकेंगे नहीं जब धरती का विनाश। कैसे होगा जीवन का विकास, रोकेंगे नहीं जब धरती का विनाश। आओ करें हम विचार, आओ करें हम विचार, पेड़ पौधे लगा कर करें हम उपचार। आओ करें हम विचार, पेड़ पौधे लगा कर करें हम उपचार। गुरु बाबा के उपदेशों को मानकर, गुरु बाबा के उपदेशों को मानकर करें हम धरती का श्रृंगार। गुरु बाबा के उपदेशों को मानकर करें हम धरती का श्रृंगार। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन, जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुरैना जी। मैं प्रकाश सिंह जी से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने प्रकृति को अपने जीवन का श्रृंगार बनाने के लिए क्यों कहा। प्रकाश सिंह जी संक्षिप्त में अपनी बात रख सकते हैं और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। मुझे लगता है प्रकाश सिंह जी बोल नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं लास्ट में 1 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात रखें। जी सर। गुरु घासीदास जी हमारे एक ही की बहुत जानकारी था, बहुत गहराई से जानकारी था, और यह सतनाम के संदेश सभी जीव जंतुओं तक फैलाने का काम करते थे, इवन पौधों तक का भी। मानव शरीर जो होता है ये वायुमंडल के ऊपर ही निर्भर है, कुदरत पे निर्भर करता है। तो गुरु घासीदास जी ने सबसे पहले यही बनाया है, तोला बनाए बरहे तब दरिया बना, दरिया बना और दुर्गम ला सरल बना। गुरु घासीदास जी का ये बहुत महत्वपूर्ण, वो जानते थे अगर दरिया बनेगा तो बारिश का जो पानी है वहां रुकेगा, जाएगा, पेड़ पौधों का भी फायदा होगा, और उसके अलावा हम सबको वायुमंडल भी को शुद्ध हवा प्राप्त मिल सकेगा। साथ ही अगर हम वन का संरक्षण कर पाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो जंगल के माध्यम से गुरु घासीदास जी ने उस समय अनेक रोगों का इलाज करते थे। मनुष्य के अलावा बाकी जो हमारे खेती किसान में जो जानवर जो उपयोग आते थे उनका इलाज करते रहते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए वो एक मैं पुनः करना चाहूंगा कि वो एक वैज्ञानिक थे, और अंधविश्वास रूढ़िवाद को बिल्कुल वो खत्म करने के लिए एक प्रतिज्ञ थे, और वो खुद भी वो करके दिखाते थे कि सत्य के रास्ते में जो चलेगा सबका कल्याण। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ साहिब सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा गुरु घासीदास जी की 34वीं वाणी पूरी मानवता के लिए बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, और इस पर काफी विस्तार से रेखा जी ने, कामनी जी ने, राजेश जी ने आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से अपनी बातें रखी। जिस ढंग से हमारा जो शरीर बना है वो 5 तत्व का बना हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% जल है, और जैसे ही प्रकृति बिगड़ता है वैसे हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने अपनी तप और ज्ञान के बल पर प्रकृति के बहुत नजदीक रहकर इस चीज को समझा और पूरी मानवता को संदेश दिए। आज की ये परिचर्चा हमारे दर्शकों को अगर पसंद आई है या आपको समझ में आया होगा, ये 34वीं एपिसोड हमारे जो बुद्धिजीवियों के जो विचार पसंद आए हैं, तो आपने अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। आज की इस परिचर्चा को मैं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गूगल मीट आने वाला समय आज का जो हमारा ये जो परिचर्चा है एक ऐतिहासिक रूप से देखा जाएगा। एक एक कड़ी को आने वाली पीढ़ियां देखेंगे, सुनेंगे, इसके हिस्सेदार आप बन रहे हैं। उसके लिए मैं रेखा जी का, कामनी जी का, बंजारे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।